Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn the most important questions of mathematics of chapter 1 to 5. अगर आप क्वार्टरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस में आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के 80 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगी आपको उतने ही क्वेश्चंस अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो भी आप 80 मार्क्स 100 में से आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो इस ईयर हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं हमारा 1.2 में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने हैं। वो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हमारे एग्ज़ाम में भी आएगा। आप ज़रूर से ज़रूर उस क्वेश्चन को पढ़िए। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा देती हूँ बिकॉज मैंने चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 बार वीडियो बनाई है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 140 में हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 सॉरी। साथ में एक और बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में पता करने के लिए कि हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है, इसलिए हमें इसके लिए हमेशा शॉर्ट ट्रिक की हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें याद भी रखनी चाहिए ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सा हमारा आंसर राइट है और कौन सा आंसर हमारा रॉन्ग है। शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो हम शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। सपोज़ कीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 140 का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिससे डिवाइड होता हो, यानी 10 इंटू 14 है ना। 10 इंटू 14 कितना होता है, 140 होता है। तो अब पहले हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, यानी 10 और 14 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 140 आता है। फिर किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, तो 5 और 2 के मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। फिर किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है, तो 2 और 7 के मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये लीजिए, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। अगर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके सॉल्व करोगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक दे रही ताकि आप पहचान सको कि आपने जो आंसर सॉल्व किया है वो आपका राइट है या रॉन्ग है। और अगर आंसर आपका भले रॉन्ग है लेकिन आपने उसमें 1-2 स्टेप्स लिखे हैं और वो स्टेप्स आपके राइट हैं तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी मेरी शॉर्ट ट्रिक प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, बट वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि प्राइम फैक्टर्स है उसमें वो ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादातर आता है, इसलिए मैंने वो आपको बताना ज़रूरी समझा। तो ये तो फर्स्ट नंबर मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बताया था। सेकेंड नंबर मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्टिव के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है लेकिन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 मार्क्स का। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो ये जो पेयर्स दिए हुए हैं हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और फाइंड करने के साथ साथ हमें ये भी वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। यानी जो नंबर दिए हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ।
और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले ही बता दी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए आगे बात करते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91। 26 और 91 को हमें ये वेरीफाई करना है कि इसका और इसका यानी जो एलसीएम होगा, इसका और इसका एलसीएम कितना होगा 182, और जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना है 13। तो अगर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 26 इंटू 91, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2366 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2366 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो फॉर्मूला हमारी बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला जो हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है हमें 306 और 657 का क्या है इन दोनों का एचसीएफ, क्या है 9 है, और हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। हमें इनका एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के एचसीएफ से हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जो लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा 22338। इज़ दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा सॉल्व करने का जो तरीका होता है। इस तरह करते, लेकिन मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है इस तरीके से क्या आपको सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं सॉल्व करना, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, ताकि आपको एक तरह का आइडिया हो जाए हमें सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 1.2 और 1.3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.1 जो है वो रिड्यूस हो गया है, इसलिए इन दोनों में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6n इज इक्वल टू 2n इंटू 3n, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 5 है वो इससे ख़त्म नहीं होता, मतलब यहाँ पे 5 नहीं आता है, यहाँ पे 5 नहीं आता, इट डज़ नॉट एंड विद 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 0, क्योंकि 0 से डिविजिबल वही होते हैं 5 से डिविजिबल वही होते हैं जिनके लास्ट में 5 और 0 होंगे, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल होता तो यहाँ पे 5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है, वो तो आप बता सकते हो कंपोजिट नंबर कौन से हैं और कौन से कंपोजिट नंबर नहीं है, हमें वही बताना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है। सपोज़ करो ये एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पे सोनिया है, यहाँ पे ये सोनिया है, ये 18 मिनट्स लेती है पूरे फील्ड को ड्राइव करने में। वहीं पे रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है पूरे फील्ड को ड्राइव करने में। तो दोनों सेम डायरेक्शन पे चलते हैं एक ही पॉइंट से, लेकिन दोनों कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो दोनों कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। इसको करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 36। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 में जो ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको आना ही है ये वाले क्वेश्चन को, ये हमेशा हमारे एग्ज़ाम में आता है। प्रूफ दैट √5 इज़ इरेशनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसको प्रूफ करना, तो आप इसको प्रूफ करना सीख सकते हो। ये थी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1.3 में। फिर 1.4 में 1.4 हमारे चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है, तो हमें उसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चैप्टर 2 में हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हैं, और क्या फार्मूलाज होते हैं? फार्मूले जो होते हैं, आगे हम जो फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वहाँ पे b/a लिखा रहता है तो उसको टिक कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें -b/a में टिक करना है, ना कि a/b में या b/a या -a/b में। नहीं, हमें -b/a में ही टिक करना है। और क्या फॉर्मूला होता है इसका? कोफिशिएंट ऑफ x/x², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा होता है, यानी ये क्या हो गया, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो c/a होता है ना। तो हमें -c/a में टिक नहीं लगाना है, ना हमें -a/c में टिक लगाना है। इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ इससे भी अलग होती है। तो हमें c/a में टिक लगाना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा c/a। अगर हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की क्या वैल्यू होती है, तो आप लिखोगे c/a। इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसमें 3 चीज़ होता है, इज इक्वल टू -b/a। अब उसमें हमने देखा था, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि उसमें 2 ज़ीरोज़ थे, इसलिए वहाँ पे -b/a लिखा है। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए यहाँ पे -b/a लिखा है। आपको ये बातें ध्यान में रख के चलनी है। और इसका क्या फार्मूला होगा, इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x³। आपको ये भी आ सकता है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, फिर आपको ये फार्मूले दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो आपको ऐसा यहाँ पे टिक लगाना है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो आप लिखोगे, इस फार्मूले को लिखोगे और इसको भी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2.2 में आप देख सकते हो, हमें क्या करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है कि जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, हमें उनको फाइंड करना है।
मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में भी, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, px माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और x प्लस 2। ये मैंने इसके ज़ीरोस फाइंड कर लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा फिर ये, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए। एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, उसमें 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्यूबिक में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, उसमें 3 ज़ीरोज़ होते हैं, है ना। और लीनियर में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, उसमें 1 ज़ीरोज़ होते हैं। यही हमें इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। हमें क्वेश्चन में दिया था फाइंड द ज़ीरोज़, तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हमें इसके और ज़ीरोज़ के, मतलब ज़ीरोज़ के और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी बताना है। तो हम रिलेशनशिप कैसे बताएंगे, मैंने आपको जो अभी फॉर्मूले बताए, सम ऑफ द ज़ीरोज़, हम इनके ज़ीरोज़ को सम निकालेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब भाई यहाँ तो सम लिखा था तो मैंने माइनस क्यों कर दिया, बिकॉज यहाँ पे माइनस में है 2, तो मैंने लिख दिया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये यहाँ पे हमको फार्मूला भी यूज़ करके करना है, फार्मूला भी यूज़ करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फिर होता है एक माइनस बी अपॉन ए करके एक फार्मूला होता है ना, तो हमको वो वाला फार्मूला भी यूज़ करना है। और एक और फार्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो वाला फार्मूला भी यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ना कि मैं सॉल्व करना बता रही हूँ, क्योंकि सॉल्व करना मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है, अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम सम निकालते हैं, फिर हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, है ना। 4 2 जा माइनस 8, बिकॉज यहाँ पे माइनस में 2 लिखा हुआ है। तो अब माइनस सी अपॉन क्या कर देंगे, माइनस सी अपॉन ए कर देंगे। और इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनशिप निकल आया इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2.3 मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो हमारे चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर रिस्पेक्टिवली। जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसके ज़ीरोज़ फाइंड किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे और हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने थे। इज़ दैट क्लियर? तो हमें वही करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1/4 फर्स्ट नंबर दिया 1/4 एंड -1, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा प्लस बेटा
तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस 1/4 और फिर -1/4। ये हमारा हो गया। बस हमको कुछ नहीं करना है, हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। तो कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। फिर हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/4 हो गया। तो फिर बताती हूँ क्या करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर्स अभी अलग अलग आया ही नहीं है। फिर हम इसका प्रोडक्ट्स निकालेंगे। c/a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। तो हमारे पास आ जाएगा -4/4। डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लिया हमने। a = 4, b = -1 और फिर c = -4। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, हमको px लिखना है। सॉरी मेरी पेन नहीं चल रही। px = 4x², a की वैल्यू 4 है, प्लस b में माइनस है तो हम माइनस बस लिख देंगे। -1 की कोई 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। -x -4, यहाँ पे माइनस में ऐसे ही इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 4x² - x - 4। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमें बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम 3 चैप्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। और 3 चैप्टर में तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम करने लग जाएं तो शायद ही बहुत छोटी वीडियो की, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी 3 चैप्टर के लिए। इसमें जो डेफिनेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो डेफिनेशन होती है द इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ the equation which can be put into form of ax plus by plus c is equal to 0। जहाँ पे a b c क्या है, where a b c are real numbers, where a b and c are real numbers and a and b are not both 0। ए और बी कभी भी साथ में 0 नहीं हो सकते। अगर a 0 है तो चलेगा, b 0 है तो चलेगा, लेकिन साथ में 0 नहीं होंगे। a 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं हो सकता। जब a 0 होगा, जब b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा। साथ में 0 नहीं होंगे लेकिन अलग अलग 0 हो सकते हैं। उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x y। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन थी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो, जब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी सेम, जब 2 लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल्स की होंगी तो हम बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी सेम वेरिएबल्स की तो उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, है ना। और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये था जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं। और जब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में, है ना।
फिर हम क्या देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। इफ़ यहाँ पे 3 सिचुएशंस अराइज होती हैं। अगर A1 इक्वल नहीं है, A1 A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो वहाँ पे कौन सी सिचुएशन अराइज होती है, वहाँ पे सिचुएशन अराइज होती है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट हैं। और दूसरी कौन सी सिचुएशन है, ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे सॉरी मैनी सॉल्यूशंस नहीं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगर एक और बात यहाँ पे बतानी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि लाइंस कैसे बनेंगी। नेक्स्ट है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, लाइंस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे, सॉरी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट ही होंगे, कंसिस्टेंट। और उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, देयर आर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर थर्ड सिचुएशन कौन सी अराइज होती है, थर्ड सिचुएशन ये है कि A1 इक्वल है A2 के, B1 इक्वल है B2 के, लेकिन ये C1 C2 के इक्वल नहीं है। तब क्या होगा, तब जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट होगा। यह हमारा ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर से ज़रूर आएगा, आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, देयर आर नो सॉल्यूशंस। जितना मैं आपको बता रही हूँ उसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ और आएगा ही नहीं, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने में ही आप 80 से 90 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड नंबर हो गया। हाँ, अब मैं इसमें तो बात बताने वाली थी कि इसमें लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब उसमें क्या होगा, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। और सेकेंड नंबर में क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 में क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर C1 अपॉन C2, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टू लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। फिर थर्ड नंबर आप देख सकते हो, थर्ड नंबर में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3.1 हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, 3.1। फिर हमें देखना है 3.2 में, आपको ग्राफ समझ लेना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको उसको बनाना है, पहली बात ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि 3.2 में आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, 1 क्वेश्चन नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली वो है। फिर सेकंड क्या है, पहले इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, चलिए मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करके एक बार बता देती हूँ। हमें क्या करना है, लिखना है
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5/7, क्योंकि A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है। फिर B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -4/6, क्योंकि B1 की वैल्यू -4 है, आप देख सकते हो बुक में अपने, और B2 की वैल्यू 6 है, और C की क्या वैल्यू है, यानी C1 अपॉन C2 की क्या वैल्यू है, -2/3। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमको यहीं से पता चल रहा है कि A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2, A1 इज़ नॉट इक्वल टू A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमारे क्या समझ में आ रहा है, हमें इसमें लाइंस बतानी है कि लाइंस कैसी होंगी। तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग ईच अदर लिखोगे और आप लिखोगे एंड हैव यूनिक सोल्यूशंस। ऐसे ही हमें बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। फिर ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, लेकिन उसमें हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइए हम देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, 3.3 में आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, फिर और कौन से मेथड है, ग्राफ मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और जो मेथड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैंने इतना बता चुका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वही हमारे पहले आती थी लेकिन इस साल से रिड्यूस हो चुकी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। फिर आ जाते हैं, आप देख सकते हो 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर ऑन द करंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बस। और पेयर ऑफ रिड्यूसिंग, एक पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग हमें सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। पेयर ऑफ रिड्यूसिंग, चलिए हमें इसी मेथड से सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी बुक में टिक कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में 3.3 में आप देखो, 3.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ और 6, बस 3.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने बताया। फिर 3.4 में आ जाइए। 3.4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बस, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इतना आपको पढ़ना है। अगर आप मैं जितना बता रही हूँ उतना ही पढ़ लो तो आप 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हो मैथमेटिक्स में।
और कौन कौन से 3.5 में मैं कौन कौन सा बताई थी? 3.5 में मैंने कोई नहीं बताया। 3.5 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर, बस और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 3.6 का तो मैं बता चुकी हूँ, एक रिड्यूसिंग ऑफ पेयर इक्वेशंस वाला, और एक और मैंने आपको बताया था ऋतु वाला क्वेश्चन। बस इसके अलावा 3 चैप्टर में और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, a b और c रियल नंबर्स हैं, हमें मान के चलेंगे, और जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन से होंगे? ये होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, है ना। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ या इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, d = b² - 4ac। इसको हमारे एग्ज़ाम में लिखना है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें फार्मूला का यूज़ करना है, चाहे वो हमें फार्मूले के भी 1 मार्क्स मिलेंगे, चाहे हमसे बने चाहे ना बने, लेकिन हम फार्मूला ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी, ये हम हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। सेकेंड नंबर है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। b² - 4ac और क्या होगा, 2a, है ना। ये फार्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट अब अगर पॉजिटिव है तभी हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर देखते हैं b² - 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा और इसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर d = 0। अगर d 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। फिर थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है d अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि इसमें टू इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। इमेजिनरी रियल रूट्स यहाँ पे आप लिख लेना। चलिए अब हम देखते हैं 4 में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और एग्जाम्पल्स आपको सभी पढ़ने को। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ही आएगा, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएंगे या फिर और में आएगा। 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बस। और 4.4 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे? 4.4 में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर मैंने आपको जितना बताया अभी तक कि 4 चैप्टर में अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके 80 से 85 या 90 तक आपके मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5, 6
चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट हो तो भी बताइए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।